हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चंस लाया हूँ। 20 क्वेश्चंस करेंगे और एज अ मॉक टेस्ट आपको लेना है। ठीक है, ये टेस्ट के फॉर्म में वीडियो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आप टेस्ट के फॉर्म में लीजिए और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कि आपको कितने क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों प्रिपरेशन और बेहतर होती चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे, है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे कवर होंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका पूछी गई है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, माइकोप्लाज्मा। ये अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ओके, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी ला रहा हूँ ये सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए ही ये प्रॉफिटेबल रहेगा। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा ये कैसे जीव हैं ये भी पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक के जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। किसका, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो जीव हैं ये किस में पाए जाते हैं, मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों, मृदा आदि में ये सभी पाए जाते हैं। कौन दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। क्लियर है, और इन पर एंटीबायोटिक्स का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स का भी इन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों आज का, कवकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कवकों का यूज़ किस लिए किया जाता है, आपके ऑप्शन से देख लीजिए। तो खाद्य पदार्थ के रूप में, एल्कोहल के निर्माण में, ब्रेड बनाने में, या उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। क्योंकि कवक जो होते हैं इनका यूज खाद्य पदार्थ के रूप में भी एल्कोहल और ब्रेड बनाने में किया जाता है। अब इसमें बात करें, देखिए कवक जो होते हैं, कवकों में भी जो आपका मशरूम होता है, ठीक है, ये कवक में ही आता है। मशरूम हो गया, मोरसला, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मशरूम, मोरसला इसके टाइप हैं। ये सब्जी बनाने में यूज़ होता है, देखिए। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ में ये हो गया। और प्लस यही बात करें ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट आप सुना होगा, तो ये भी कवक होता है। तो इसका यूज़ करते हैं ब्रेड निर्माण में, ठीक है, एल्कोहल के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पादप जगत के वर्ग हैं। तो पादप जगत के इसमें से कौन सा वर्ग है दोस्तों, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा या ये सभी। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी जितने आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ये पादप जगत के वर्ग हैं। क्लियर है दोस्तों। बात करें पादप जगत की, तो पादप जगत मतलब जीवों का आधुनिक जो वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ, ठीक है, किसका, जीवों का आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार सभी वो बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जिनमें केंद्रक नहीं होता है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है, ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिसमें केंद्रक नहीं होता, प्लस जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो वो सपोषित जिनको बोलते हैं, जो सपोषित होते हैं और केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, केंद्रक होता है यहाँ, तो केंद्रक और प्लस वो सपोषित होते हैं। तो ऐसे जो बहुकोशिकीय आपके जीव हैं वो किस में आते हैं, पादप जगत में। ठीक है, ये सभी पादप जगत में आते हैं। तो पादप जगत को बांटा गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। तो ये आपको ब्रीफ जानकारी में देता चल रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जब भी इनसे क्वेश्चन बने तो आपके ये डाउट्स क्लियर रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, थैलोफाइटा संघ का पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फेगनम। ठीक है, स्फेगनम ये थैलोफाइटा संघ में नहीं आता। अब दोस्तों यहाँ थैलोफाइटा संघ की बात करें, ठीक है, जिसके अंतर्गत ऐसे सरल वाले पादप आते हैं, ऐसे सरल पादप आते हैं जिनमें क्या होता है, जड़ होता है ना, जड़, तना, ठीक है, जड़, तना हो गया, पत्ती, ये सब इन पादपों में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पादप थैलोफाइटा संघ के होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, शैवाल, कवक और लाइकेन में आप देखेंगे तो ये जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों। और प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिएगा, संवहन ऊतक भी नहीं होता। संवहन ऊतक क्वेश्चन बनता है, संवहन ऊतक नहीं होता किसमें, थैलोफाइटा संघ में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है संवहन ऊतक किसमें नहीं होता, किस संघ में, तो थैलोफाइटा आपको राइट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉस्टॉक एवं एनाबिना। ठीक है, नॉस्टॉक एवं एनाबिना ये ऐसे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, सारगासम जो वर्ड यूज़ हुआ है, सारगासम, तो ये जो शैवाल हैं इनका यूज कहाँ है? ये शैवाल जापान में यूज होते हैं। इनसे कृत्रिम ऊन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? कृत्रिम ऊन। कहाँ? जापान में। ठीक है, ये सारगासम जो शैवाल है। ठीक है, और नॉन स्टॉक एनाबिना तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल हैं। ओके, कारा की यदि बात करें यहीं, तो कारा का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। किसमें? मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। और प्लस लेमिनेरिया की बात करें तो लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आयोडीन किससे मिलता है? लेमिनेरिया शैवाल से। तो ये सभी की यूज़ हो गए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला, कृत्रिम ऊन, मलेरिया और आयोडीन किससे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, जंतुओं एवं पादपों यानी इनको संयुक्त में देखें तो जीवों बोल सकते हैं। तो जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित शाखा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो टेक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, टेक्सोनॉमी कहलाता है जंतुओं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान। तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इकोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब जितने भी शाखाएं अगर पूछी जाती हैं ना विज्ञान की, यहाँ से डेफिनेटली आप मान लीजिए आपके साइंस में 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनने वाले हैं। क्लियर है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और डेली ऑन आपके लिए टेस्ट इसी फॉर्म में मिलते रहेंगे। साइंस के अलावा आपकी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको चैनल पर मिलती होंगी दोस्तों, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ठीक है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता क्या दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, बात करें इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया प्लस केंद्रक भी ध्यान रखिए, ये दोनों ही नहीं पाया जाता है किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, अब लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है दोस्तों? फेफड़ों से कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, आरबीसी जो होती हैं तो ये क्या करती हैं? फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं और फिर कोशिकाओं से जो CO2 होता है उसको फिर से फेफड़े में ला देती है, वही फेफड़े द्वारा फिर सांस से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्लियर है? तो ये भी जानकारी आप रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऐसा लिख लीजिए। तो जीवाणु को खोज दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। यही बात करें दोस्तों, विषाणु की खोज किसने की? वायरस की खोज किसने की? तो इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की आपको ध्यान में रखना है। इन वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की और जीवाणु की ल्यूवेनहॉक ने खोज की। क्लियर है दोस्तों? बात करें यहाँ जीवाणु की, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो मृदा, जल आदि स्थानों पर जीवाणु पाया जाता है। दोस्तों यहाँ ल्यूवेनहॉक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है किसे? ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है मृदा में दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाबिना। ठीक है, एनाबिना ये मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। अभी हमने एनाबिना पढ़ा था दोस्तों, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला शैवाल है। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चंस में हमने देखा था। यहाँ बात करें एनाबिना का, तो कैसा जीवाणु है दोस्तों? ये सपोषी जीवाणु है। तो ये भी ध्यान रखिए, सपोषी जीवाणु का एग्जाम्पल है क्या? एनाबिना। और बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये पादपों को पोषण प्रदान करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ धान के लिए फर्टिलाइज़र का बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन है। पादप जड़ों के संबंध में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं। कौन? पादप जड़। पादप जड़ें जितनी होती हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे के वे भाग होते हैं, ठीक है, पादप जड़ें वे भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है। ठीक है, तो ये जड़ कहलाती हैं। जड़ क्या है? जो मूलांकुर से विकसित होता है, ठीक है, बीजों के अंकुरण के समय, तो ये जड़ें कहलाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें आती हैं और द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें आती हैं। दो टाइप्स की जड़ें बताई गई हैं। एक क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जो एक बीजपत्री में होती हैं। द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आप नोट भी करते चलिए, या फिर यदि आप 2 से 4 बार वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ याद भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं वे जड़ें क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो वे जड़ें कहलाती हैं दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें। अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या देखा? जड़ 2 टाइप में, जिसमें एक बीजपत्री में क्या था? अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ किस में था? 2 बीजपत्री में। अब बात करें यहाँ अपस्थानिक जड़ों के बारे में, तो ये कैसी जड़ें होती हैं? ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भाग से विकसित होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन्हें रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। एक नाम ध्यान में रखिएगा, रेशेदार जड़ किसको कहा जाता है? तो अपस्थानिक जड़ों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? देखिए, अभी हमने पढ़ा रेशेदार जड़ तंत्र किसे कहा जाता है। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अपस्थानिक जड़ तंत्र। अपस्थानिक जड़ तंत्र को रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? एक बीजपत्री में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल कहेंगे फर्न। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको दे सकता है, तो फर्न पादपों में पाया जाता है रेशेदार जड़, जिसे अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। क्लियर है? और ये जड़ें क्या होती हैं, इनके बारे में जनरली समझ लीजिए। अपस्थानिक जड़, इस जड़ तंत्र में क्या होता है? तने से ही शाखित जड़ें निकलती है। ठीक है, जो तना होता है ना पेड़ का, उसी में से जड़ें निकलने लगती है। और ये जड़ें क्या होती हैं? फिर जो भूमि का लेवल होता है, जैसे सरफेस का लेवल है, वहीं पास ये जड़ें फिर फैलने लगती है रेशे के फॉर्म में, तो यही कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। क्लियर है? तने में ही जड़ के फॉर्म में निकलने लगता है। अब दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न हो गया आपका। साथ ही साथ ये जो है घास, नारियल, ठीक है, घास हो गया, नारियल, ये सब रेशेदार जड़ तंत्र इसमें पाया जाता है, नारियल में भी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। शुष्क पुष्पकली, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौंग। ठीक है, क्लोव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो लौंग का यूज़ मसाले के रूप में किया जाता है। ये कैसा पुष्पकली है? साथ ही साथ ये सुगंधित पुष्पकली है, नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ये है किसका? सदाबहार पौधे का। सदाबहार पौधे का एग्जाम्पल है लौंग। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया से हुई, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि सदाबहार पौधे के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों, काफ़ी बार ये मेरे वीडियोस में आपने देखा, रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। थायराइड की ही बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, थायराइड। और आमाशय की बात करें तो आमाशय ऐसा पार्ट जहाँ भोजन का पाचन होता है, लगभग 3 घंटे भोजन ठहरता है, गैस्ट्रिक रस निकलता है। ठीक है, एक ध्यान में रखिए, गैस्ट्रिक रस कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है। ठीक है, अग्नाशय आपको मालूम ही है, इंसुलिन का स्त्रावण के लिए तो आप जाना जाता है। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही अग्नाशय से बनता है, इंसुलिन का वाला। ओके, ये बात करें यहाँ यकृत की दोस्तों, तो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी आंतरिक अंग भी है। यदि इंटरनली देखेंगे बॉडी के पार्ट्स में, तो सबसे बड़ी आंतरिक जो अंग है वो यकृत होता है। ठीक है, यहाँ पित्तरस यहाँ बनता है, यकृत में पित्तरस बनता है, और यही पित्तरस फिर निकल के कहाँ स्टोरेज होता है? पित्ताशय में। तो ऐसा मत समझिएगा कि पित्तरस जो है पित्ताशय से बनता है, नहीं, यकृत से बनता है, स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का कार्य, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण, ये सभी किसके द्वारा किया जाता है, ये सभी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, किस पादप से पूछा गया है इंसुलिन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डहेलिया की जड़ों से। देखिए नेचुरली पूछा गया है इसमें, ठीक है, प्राकृतिक रूप से किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो डहेलिया के जड़ों से। बाकी बॉडी के अंदर तो आपको मालूम है अग्नाशय से स्रावन होता है, अग्नाशय में निर्मित होता है, ठीक है, लेकिन यदि नेचुरली पूछा जा रहा है तो फिर आपका पादप डहेलिया की जड़ों से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, तो रक्त में जो डायबिटीज, शर्करा वगैरह की उसको नियंत्रित करना इसका काम होता है, ठीक है। मधुमेह रोग से यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इसलिए इंसुलिन प्रॉपर स्रावित होना चाहिए शरीर में, नहीं तो डायबिटीज़ का खतरा रहता है, रक्त में शर्करा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, एस्ट्रोजन क्या है, ठीक है, एस्ट्रोजन पूछा गया है क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन, ठीक है। आपको मालूम है एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, प्लस एक और ध्यान रखिए प्रोजेस्टेरॉन जिसको बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ये भी एक हार्मोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। अब दोस्तों ये हार्मोन कहाँ होता है, तो महिला प्रजनन तंत्र में, ठीक है, ये वहाँ से स्रावित होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ओके। अंडाशय से, सॉरी, तो प्रजनन तंत्र में आपको ध्यान रखिए अंडाशय से, प्रॉपर नाम ध्यान रखिए, महिला प्रजनन तंत्र में अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है, ठीक है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में पूछा है, तो देखिए वृषण शामिल है, अधिवृषण शामिल है, शुक्राशय शामिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो अंडाशय ये स्त्रियों के जनन तंत्र में शामिल है, अंडाशय, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अंडाशय अभी मैंने आपको बताया कि अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ, अंडाशय में, ओके। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो भी मैंने हार्मोन बताया वो कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय से ही होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। बाकी ये जो आपके 3 ऑप्शन है नर जनन तंत्र के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी दोस्तों ये शरीर में भंडारित नहीं होता, संचित नहीं होता, ठीक है, अदर वर्ड में कह सकते हैं। तो विटामिन सी क्या होता है, मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। रीज़न ये है कि ये जल में जो होता है विलय होता है। मैंने आपको बताया है ट्रिक के माध्यम से कि जल में विलय होने वाले विटामिन बी और सी हैं। वसा में विटामिन कौन कौन से विलय होते हैं, तो कीड़ा, ठीक है, कीड़ा में आपके चारों विटामिन देखिए आ गए। तो ये जो है सी जो है ये जल में घुलनशील है, ठीक है, इसलिए संश्लेषित नहीं होता, संचित नहीं होता। मानव शरीर में क्या होता है, जैसे ही हम इसे ग्रहण करते हैं, ठीक है, मानव अपने शरीर में जाता है विटामिन सी, तो ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है, और मानव शरीर में कम अवधि के लिए रहता है, कम ड्यूरेशन के लिए अपने बॉडी में ये रहता है। और इसलिए हम इसे क्या करते हैं, बाहर से सोर्स से, जो इसके बाहर सोर्स होते हैं वहाँ से हम इसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, विटामिन सी को। जैसे इसका मुख्य स्रोत क्या है विटामिन सी का, मैंने आपको बताया है। तो एक क्वेश्चन बनता है आंवला, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का क्या है, गाजर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो ठीक है, तो यकृत द्वारा संश्लेषण किसका किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के जो है दोस्तों इसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है। इसमें बात करें दोस्तों आपका विटामिन के बारे में, तो रक्त का स्कंदर कोगुलेशन करने में सहायता करते हैं, यानी रक्त का थक्का, जनरली आप समझिए रक्त का थक्का जमाने में ये सहायता करता है। रक्त का थक्का क्या होता है, मान लीजिए कहीं आपका चोट लग गई, खून निकलने लगा, ठीक है, तो खून कुछ दिनों बाद देखेंगे छोड़ देंगे तो वहाँ वो थक्के के फॉर्म में हो जाता है कि और खून ना निकले, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है वो खून, यही बोलते हैं उसे रक्त का थक्का। तो ये किस विटामिन की सहायता से होता है, विटामिन के की सहायता से, ओके। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे,
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए। ओके, डेली ऑन आपको टेस्ट मिलेंगे, जनरल साइंस के, जनरल आपके इंग्लिश के, मैथ्स के क्लासेस हैं, आपके लिए जीके की क्लासेस हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके डेली ऑन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए पार्ट्स में। तब तक के लिए जय हिंद।